मैं आदरणीय तिवारी जी का आप सबकी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना एक कार्यक्रम निरस्त कर आए। एक दिन पहले रिजर्वेशन भी करा लिया था और जो ज़मीनी यादें उन्होंने सुभाष भाई साहब के बारे में हम सबको बताई, मैं उनसे पूर्ण सहमति रखता हूँ, क्योंकि ऐसे ही अनुभव हम लोगों की भी उनके साथ रही। अब आपके सामने मैं एक ऐसी विभूति को प्रस्तुत करता हूँ, शायद काफ़ी लोगों को ज्ञात हो। मेरी शिक्षा जबलपुर में हुई और हमारे एक खास दोस्त और प्रतिद्वंदी हुआ करते थे शरद यादव, और जो आज राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, तो उनसे सुना करते थे कि रघु भाई आए हैं, रघु भाई जा रहे हैं, रघु भाई से मिलने जा रहा हूँ, रघु भाई ने बुलाया है। तो मैं सोचा करता था, युवा छात्र था MBBS में, कि यार ये कौन रघु भाई हैं जिनसे कि शरद यादव जैसा आदमी मिलने के लिए दौड़ा जाता है और उनकी हाजिरी में सावधान की मुद्रा में खड़ा रहता है। तो खैर वहाँ से अपना पढ़ाई लिखाई पूरी करके मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने लगा। तो एक दिन सुभाष भाई साहब का फ़ोन आया कि यार अरविंद, कल रघु ठाकुर का ऑपरेशन करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल करना है और पूरा ही कर देना है, क्योंकि इन्होंने मुझे काफ़ी उत्कंठा में रखा कि ये हैं कौन। तो आज इनकी आंख खोल के पूरी तरह से देख लूँगा कि इनकी आंख में ऐसा क्या है जिसे देखने सुनने के लिए शरद यादव बेचैन रहते थे। जो समाजवादी मूल्यों के मानक हैं, उनका सूचकांक है, प्रमाण है, जागृति है और प्रोत्साहन है। मैं इस सम्मान के साथ आदरणीय रघु ठाकुर को आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ। स्वर्गीय सुभाष शर्मा जी की स्मृति व्याख्यान माला में उपस्थित राया के पूर्व विधायक भाई हुकुमचंद तिवारी जी, कई बच्चों के पिता होने के बाद भी मुन्ना कहा हो भाई मुन्ना तिवारी जी, कई बच्चों के पिता के कुशल संचालक और जिनकी की हुई आंखों से हमारी दुनिया देख पा रहे हैं डॉक्टर रवि जी, सम्मानीय समुदाय महेश जी, श्याम यादव जी, जिन्होंने एक व्याख्यान की बड़ी रेखा खींच थी, जिनके सदैव मन में बेचैनी रहती है भाई राम रतौरी जी, उनके दुख को काटना है हमारी भाभी श्रीमती रेखा शर्मा जी, बेटी चंकी नवान अनुराग जी, बहुत छोटे बच्चे से हम लोग देखा बेटा सौरभ सोनू जी, भाई राकेश शर्मा जी, जज साहब, और कभी कभी सवाल भाई जब भोपाल आते थे तो लोहिया सदन में शिक्षण के लिए अपने साले या उपनियुक्त में जाते थे। सभी मित्रों, दोस्तों, माताओं, सुभाष शर्मा जी ने हम लोगों में बहुत सामंजस्य था। वो जून महीने में जन्म उनका हुआ था और मेरा भी जन्म उनके था। कुछ दिनों का फर्क उनसे और कुछ था। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे को थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा था। तो उनके जो संस्कार थे वो संस्कार उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे के लाते थे। स्वर्गीय वृंदलाल जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बाद में समाजवादी बने, डॉक्टर लोहिया के अनुयायी बने,
उनका सोच कुछ सीमा तक था कि जब सुभाष भाई नौकरी लगाने के जाने लगे कि नौकरी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नौकरी बंद करो। अब कोई पिता अपने बेटे से ये कहे कि तुम नौकरी बंद करो, तो एक बेहतर सी घटना है। और बोले नौकरी करोगे तो बेईमानी करना पड़ेगी, इसे नौकरी बंद करो। तो ये संस्कार थे उनके पिताजी से उनको मिले थे, उन संस्कारों को सदैव उन्होंने जाना। सुभाष भाई एक सदैव संघर्षशील व्यक्ति थे, और जहां कहीं भी कोई समाजवादी आंदोलन की घटना हो, कोई संघर्ष हो, कोई बात वहां पहुंच जाते। जब वो नौकरी में लग गए, उनकी नौकरी लगी, वो ललितपुर में पोस्टिंग उनकी हो गई, तो ललितपुर में हम लोग जुलूस निकालते थे, संसोपान वादीगार वगैरह नारे लगाए, डॉक्टर भैया का नारा लगाया। तो सुभाष समाज जाके जुलूस में शामिल हो गए। अब हम लोग गिरफ्तार हो गए, तो सुभाष भाई गिरफ्तार हो गए। हम लोग ये नौकरी जब निकल गया, अभी गिरफ्तार हो गए हो और नौकरी जाएगी आपकी, अरे बोले नहीं, इसका रास्ता है। तो नाम लिखवाने के लिए पहुंचे, तो ललितपुर की गिरफ्तारी में सुभाष शर्मा में जो नाम लिखा है वो है हरपाल बघेल। परंतु संघर्ष हो रहा है पार्टी के नाम का, समाजवादी विचारधारा का, सुभाष शर्मा पीछे। ये था सुभाष शर्मा का संघर्ष के जिजीविका। कोई घटना हुई, कहीं किसी का बयान आया, जो बयान उनको ठीक नहीं, पसंद नहीं आया, समाजवादी की सोच भी ठीक नहीं, तत्काल फोड़ लगाए, रघुभाई से खिलाफ पर्चा निकाल, बोलो उनको, समुदाय को बोलो, सामने को बोलो, पर्चा निकाल, क्लियर करें, इसको बटवाई नहीं कर सकते। और शायद ही कोई ऐसी घटना हो जो उनके मन को पीड़ा पहुंचाती हो, इसको क्या रखना, तो कहने में चुप चले। ललित तिवारी के पिता, मुन्ना के पिता भी थे, हम लोग के नेता थे, ललित तिवारी, और सीनियर थे, सभी लोग उनका सम्मान करते थे, कोई उनके सामने ज्यादा बोलता भी नहीं था। परंतु एक सुभाष शर्मा भी वैसे थे कि उनको जो मन में आया वो उनको भी कहते थे छोड़ देंगे। तो सुभाष भाई की अद्भुत क्षमताएं, दरअसल वो नौकरी को बने नहीं थे, ये नौकरी तो उन पर थक गई। वो तो संपूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति थे, जो सुबह से लेकर रात तक केवल राजनीतिक चिंतन में रहते थे और हर अन्याय के खिलाफ करने को तैयार थे। कोई कार्यकर्ता की कोई समस्या आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, सुभाष भाई को बता दो, कोशिश करेंगे। और कार्यकर्ताओं की मदद करने में तो वो बिल्कुल राजरानी के स्वभाव है कि सही गलत अच्छा बुरा देखते हैं। ये हमारा देवेंद्र माने कार्यकर्ता की पीड़ा के साथ जो उनका रस था, जो उनकी निष्ठा था, तो खुद के लिए बेचैन कभी नहीं दिया, परंतु साथी की पीड़ा था, अगर वो जरा भी पता लग जाए तो सुभाष शर्मा जी कभी चुप नहीं बैठ सकते, ये स्वभाव है। कोई भी मदद मांगने वाला हो या ना मांगने वाला, और उनको मालूम पड़ जाए कोई तकलीफ में है, तो सुभाष भाई की मदद जरूर पहुंच जाएगी। आज वो यहाँ नहीं है, और राम बंधु जी और आनंद जी जब अभी ललित तिवारी की चर्चा कर रहे थे, हम लोग बहुत साथ में कहीं भी उस 63 के जमाने से एक सपना देखा था। उस सपने में अनेक नौजवान साझेदार थे, उसमें सुभाष भाई भी थे। वो जो सपना था, उस सपने ही ने हम लोग के लिए एक रास्ता बनवाया। हम लोग उस जमाने में सपना देखे कि शायद मेरे साथ आएगा देश में
कि जो गांधी की आजादी के सपने थे वो शायद कभी पूरे हो पाए। हम लोगों ने सपना देखा था 7 में जेलों में नारों के साथ देखा था कि शायद कुछ दिन ऐसा आएगा जिस दिन हिंदुस्तान में गैर बराबरी जो है कम हो जाएगी, मिटेगी, वो बराबरी आएगी, बराबरी का समाज। हम लोग सपना देखा था 7 कि कैसी व्यवस्था बनेगी, ये व्यवस्था बदल जाएगी, व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा। हमने 7 सपना देखा था कि जो डॉक्टर लोहिया की 7 क्रांतियां हैं, 7 क्रांतियां हिंदुस्तान में करने की जरूरत होगी। और सपनों के साथ एक गहरा विश्वास था कि पूरे जरूर पूरे होंगे। आंदोलन दिख रहा है, आंदोलन के बारे में चिंता बहुत सारे बच्चों ने की है। भाई बिल्कुल ही की चिंता है कि नेता लोग लड़ते रहते हैं, एक होते हैं, एक में होते हैं, बात सही। कानून बनने की केरल की समाजवादी सरकार ने निहत्थी जनता पर गोली चलाई, लोग मारे गए थे। तो डॉक्टर लोहिया ने जेल से बयान दिया था कि सरकार को मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और लोहिया जब इस्तीफे की बात कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे आंदोलन करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मान लो गलती से किसी लड़के ने पत्थर फेंक दिया तो उसके सीने पर सरकारी गोलियां लग जाएगी। लोहिया ने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कहा था कि हिंदुस्तान में समाजवादी सरकार और समाजवादी व्यवस्था कैसी होगी, इसे खोए हुए लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं। उसका स्वरूप लोगों को कहीं देखने को मिलेगा तो आदर्श रूप होगा। और आज जब लोहिया की बातों को हम याद करते हो, आज के हालात को देखते हैं तो मालूम पड़ता है आज तो इंसान की मौत जिंदगी के समझ मिल जाएगा। आज की व्यवस्था की हालत क्या हो रही है कि पत्रकारों की हालत खराब है। सीधी जिले के पत्रकारों ने पर्चा लीक करने के सवाल को उठा दिया तो उनके कपड़े उतार कर गिरफ्तार किया जा रहा है। बलिया में किसी ने पत्रकारों को समाचार छाप दिया तो उनके जेल में बंद कर दिया जा रहा है। जो सत्ता का, जो व्यवस्था का दमन का काम हाथ था, वो दमन का हाथ लगातार बढ़ता है। तो लोहिया ने जब बात की थी, कहा था कि गोली चलाने वाली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, तो लोहिया एक आदर्श मापदंड खड़ा कर रहे थे कि कोई भी सरकार बने, अगर गोली चलाई उसको जाना चाहिए, वो जाना पड़ेगा। बंटवारा हुआ उसको, और बंटवारे में राज मंत्री जी लोहिया के साथ आए थे, कहे बड़े चाहे ये अलग नहीं थे, उसके साथ आए। तो दोस्तों बंटवारा का भी होता है, वो बंटवारे की पॉलिटिक का कारण होता है, परंतु समाजवादी विचार था, उसके उसूल और कसौटी उनके आधार पर भी कभी कभी बंटवारा जरूरी होता है। हम लोग जब डॉक्टर लोहिया की चर्चा करते हैं, पूरा कर दिया, अगर जयप्रकाश को नेतृत्व माना गया, जयप्रकाश को जाना होगा। आजादी के आंदोलन के हजारीबाग की जेल से तोड़ के भागे, जाकर गिरफ्तार हुए। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उनको लाहौर से वापस लाया गया, आगरा के जेल में लोहिया के छोड़ को। डॉक्टर लोहिया के पिता भी स्वतंत्रता से काम कर रहे, वो जेल से छूट गए थे। लोहिया से मिलने के लिए एक बात तो बेटा था, डॉक्टर लोहिया उससे मिलने के लिए आगरा जेल आ रहे थे, रास्ते में मौत हो गई। वो इंसान था डॉक्टर लोहिया से कहा कि नहीं, हम इस अंग्रेज सरकार की गुलामी की छुट्टी नहीं मंजूर करेंगे। पिता के प्रति प्रेम है, हम बार बार सम्मान व्यक्त करेंगे, पर एक दिन की पैरोल छुट्टी नहीं लेंगे। तो जिनको स्थान मिला था उन्हें कुर्बानी को त्याग कर दिया। हम मानते हैं कि समाज में गिरावट आई है, पर आज एक सवाल पूछना चाहिए जब समाज में चर्चा करते हैं,
हीरालाल लोहिया जो डॉक्टर लोहिया के पिता थे, उन्होंने लोहिया को गांधी से मिलाया, कहा कि तुम गांधी के साथ जाओ, जेलों में जाओ ना। आज कितने पिता हैं जो अपने बेटों को जेल में तैयार, कितनी माता है जो अपने बेटों को जेल में तैयार। आपका सपना तो बिगड़ गया ना। सोचो तो कहने में कठिनाई होती है, और आजकल सपना क्या है माँ बाप का? बेटा अमेरिका चला जाए, बेटा कनाडा चला जाए, बेटा ऑस्ट्रेलिया चला जाए, वहां बेटा की नौकरी करे। सुभाष शर्मा पढ़ लिखने के बाद राजनीति में आए और बेहतर नौकरी में जा सकते थे, सिफारिश भी करा सकते थे, पर नौकरी के साथ साथ संघर्ष का काम किए। प्रमोशन मिला नहीं मिला, छोड़ दिया, कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि संघर्ष के लिए काम किए। तो दोस्तों, समाजवादी आंदोलन के मित्रों को जो सुचिंता की सबक सीखना पड़ेगा, उनके विदेश में पड़े। उन माताओं की याद करो जिनके बच्चों की छूट गए, पता नहीं कहां है। माताएं अपने बच्चों की पीठ पर पता लिख रही है, नाम और पता के लिए खो जाए तो पता पता के किसके बच्चे हैं, कहां जाना है। बमों के फूटने से उनके कान फट रहे हैं। जिनके पेट में बच्चा है, जन्म देना है, उनके बच्चों के विकलांग पैदा हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। वो कहां है दुनिया की संस्थाएं? कहां सुरक्षा परिषद? हम पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, पर क्या दुनिया की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को भी जोड़ने का करते हैं? समाजवादी आंदोलन संवेदनशीलता का आंदोलन है। समाजवादी आंदोलन दुखों के साथ जोड़ने का आंदोलन है। आज दुनिया का एक मुल्क में जो हो रहा है, आज लोहिया बुद्ध राम भाई क्या कहते हैं? रसूल सारी दुनिया मौन है, चुप है। इस अन्याय का कोई बोलने को तैयार नहीं, इस हद करने को तैयार नहीं। पर लोहिया ने क्या कहा? मैं आपसे याद करना चाहता हूं कि लोहिया ने कहा था कि विश्व संसद बनाओ, विश्व संसद। लोहिया कहते हैं कि जो भी 18 साल का बालिग हो गया, वो दुनिया के सारे बालिग लोग मिलकर एक संसद बनाए। कल्पना करो कि लोहिया का वो सपना जो हमने और सुभाष भाई ने साथ साथ देखा था, विश्व संसद का सपना साथ साथ देखा था, अगर वो सपना आज पूरा हुआ होता, उसका यूक्रेन में इस प्रकार के देवी लोग मारे जाते, क्या इस प्रकार की घटनाएं, बच्चे मारे जाते, बम फोड़े जाते। अगर एक संसद दुनिया की बनी होती तो शायद दुनिया में हिंसा नहीं होती, युद्ध नहीं होता, हथियार नहीं होते। और आज भी उस समस्या का निदान क्या? अभी हिंदुस्तान की सरकार की बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी की जो बाइडेन थे, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और राजनाथ सिंह जी, सुरक्षा मंत्री भी अभी अमेरिका दौरा करके आए। यहां बात हुई है, बातचीत में जरा बताइए क्या प्रस्ताव आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युद्ध का हल निकालना चाहिए। जो बाइडेन कह रहा कहा युद्ध का हल निकालना चाहिए, पुतिन भी कह रहे हैं कि हल निकालना चाहिए। तो फिर जरा बताइए कि हल निकालेगा कौन? वो कैसे? आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, अखबार रोज पढ़ते हैं। अगर आपने आज की तारीख तक कोई एक भी ठोस प्रस्ताव किसी भी दुनिया के किसी भी देश के नेता के नाम से पढ़ा हो, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, हल कैसे निकल सकता है बताइए? और आज लोहिया की बात याद आती है। लोहिया ने हल किया था, उस तरह का महासंघ। क्या झगड़ा है रूस का, यूक्रेन का? जब रूस साम्यवादी रूस बना, रूस में क्रांति हो गई 1917 के आसपास। उस बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस के जो आसपास के रूसी नक्शे के और जो देश के टुकड़े थे, सबको इकट्ठा करके मिला बना दिया यूएसएसआर। जब 88-89 में रूस का
गया तो 12 देश अलग हो गए, अलग अलग बन गए, अपनी अपनी इच्छा है पैदा हो गई। आज पुतिन की आकांक्षा क्या है? पुतिन की इच्छा है कि नहीं हमको परमाणु बनाना है। यूक्रेन की इच्छा है कि इनको अलग लेना है। 3 देशों को रूस पहले मिला चुका है। अगर आज दुनिया की बात मान ली जाए, दुनिया ये बात सुरक्षा परिषद माने, ये बात सरकार तक माने, झगड़ा खत्म करो, सब मिलकर अपना महासंघ बना दो, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके खत्म हो जाएगा कि रूस कहता है कि नाटो को नहीं जाना, नाटो में, क्योंकि चेरनोबिल कहां है? चेरनोबिल यूक्रेन में है। जहां परमाणु केंद्र है चेरनोबिल तो रूस में है, वहां मत जाओ, खतरा है परमाणु केंद्र से। पर महासंघ बन जाए, झगड़े खत्म हो जाएंगे। और आज रूस और यूक्रेन का झगड़ा खत्म हो गया, महासंघ बन जाएगा। तो कल हो सकता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह से महासंघ बन जाए, ये भी सपना है। ये सपने हम लोग देखते हैं। समाजवादी आंदोलन की विचारधारा तो नहीं है। और जो दुनिया बन रही है, उस दुनिया में तो समाजवादी विचारधारा की बहुत आवश्यकता नहीं होती। कभी होता है कि दौर ऐसा आता है, पर समझ आएगा, जल्दी समझ आएगा। आज स्थितियां क्या? आज स्थितियां हैं कि विषमता बहुत भारी होने पड़ रही है। हमारे डॉक्टर अरुण दुबे जी हैं, तो डॉक्टर है, और यहाँ काफी डॉक्टर मित्रों बैठे हुए हैं। कोरोना का काल में मिल गया है। अभी हिंदुस्तान की संसद में सरकार के हम 2 खराब हो जाएंगे। हिंदुस्तान की संसद में सरकार ने एक तो ये जानकारी दी कि जो गरीबी की सीमा रेखा वाले हैं शहरों में, जिनकी आमदनी को मापदंड था 8,000 रुपया, घटके हो गया है 6,000 रुपये कम हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी के नीचे वाला है, उसकी जो आमदनी है वो 6 से घटके 4 हो गए, 2,000 घटके। तो जो हिंदुस्तान के कारपोरेट्स है, हिंदुस्तान के उद्योगपति हैं, उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है 43 लाख करोड़ रुपए का। यह है समस्या, यह है सवाल। क्या पैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? जिस हिंदुस्तान में 12-13 लोग के पास में 43 करोड़ की संपत्ति में इजाफा हो जाए, क्या पैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? इस बार 80 करोड़ लोग 5 करोड़ गेहूं और अनाज के लिए ढाई लगा के लेके गए, मुख्तलिफ राशन के पेट भर जाए, हमने मार दिया कि पेट भर जाएगा। तो एक सवाल है कि किसी का पेट कैसा क्यों भरना चाहिए? सवाल है कि रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल है कि बेरोजगारी क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? जो पढ़े लिखे नौजवान, उनका भविष्य क्या है? अभी जब हम ग्वालियर के जा रहे थे, भोपाल के रेलवे स्टेशन पर बच्चियां चाय देती हैं। आप लोग भोपाल जब जाओ तो देखना, उस पर लिखा है ऊपर अच्छा, पढ़े लिखे क्या? एक लड़की से पूछा हमने, कहा था पूरी बोले बीटेक किया है, उसकी वर्दी पे लिखा है चाय वाला। एक बीटेक लड़की चाय देने को लाचार है, ये हिंदुस्तान की बेरोजगारी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में चपरासी के पद निकले थे, याद है ना? चपरासी बनने के इंजीनियर तैयार है, डॉक्टर तैयार है, एमए पास तैयार है, पीएचडी तैयार है। क्यों है बेरोजगारी? ये सवाल रहेंगे तो समाजवादी आंदोलन रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी आंदोलन कभी खत्म होने वाला है, ये विचार कभी खत्म होने वाला है। और समता और समाजवाद, ये लोहिया ने बात कर सिखाया, गांधी ने बात कर सिखाया, ये सबसे बड़ी किसने सिखाया? अगर हिंदुस्तान में दुनिया में कोई उदाहरण को देखना हो तो सबसे पहला समाजवाद को नबियों ने सिखाया। गंगा नदी के पास पर जो गया, हमने हिंदू पूछा ना, मुसलमान पूछा ना, सिख पूछा ना, ईसाई पूछा ना, गरीब पूछा ना, अमीर पूछा, नहा लिया, जाओ चले जाओ। यानी आपकी जरूरत के मुताबिक चले जाओ। किसने सिखाया? ये प्रकृति ने सिखाया। सूर्य ने कोई जात पात की हो सके नहीं, चंद्रमा ने कोई जात पात की हो सके नहीं। तो समाजवाद ये प्रकृति की व्यवस्था है, सही मानने में ईश्वरीय व्यवस्था है, तो समाजवाद की व्यवस्था है। अगर समाजवाद खत्म होगा तो फिर प्रकृति को भी खत्म होना पड़ेगा, इसका बड़ा ये सवाल में सोच रहा था। और इन सवालों में समाजवादी आज बोलते हैं तो हमारे साथ सबसे पहले समर्थन वही हमारा कारण है कि हाँ, हम लोग भाई साहब आप ठीक कर रहे हैं, उनका समर्थन करते होते हैं।
लड़ने के लिए तैयार थे। तो आज उनकी स्मृति में हम उनके बहुत सारे तो सर्च बड़े कर पाए, क्योंकि लगातार बहुत लंबा संपर्क रहा 63-64 से लेकर के और करीब करीब कोरोना के काल का समय तक आखिर के 1 साल के समय थोड़ा सा कम रहे। बीच में इलाज को कानपुर चले जाते थे, चरखी के पास चले जाते थे, कभी फोन पर बात हो जाती थी। मोटा मोटी तौर पर करीब करीब 50 साल 55-60 साल के लोगों के साथ साथ था। आज उनकी बहुत याद है, आज भी बहुत जरूरत है। और सुभाष भाई को खाली श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। प्रयास करिए। दयाल जी ने अपने घर में एक सुभाष पैदा किया था, आप भी अपने घर में एक सुभाष पैदा कर लो, हिंदुस्तान चलेगा बहुत सारा। और जो समाज में उठाए उसे कहना चाहता कि झगड़ों की चिंता मत को, झगड़े होते रहते हैं, सदैव होंगे, मतभेद होते थे। जो क्रांतिकारी विचारधाराएं होती हैं, टकराव होता है, होगा। और आज के जो हालात हैं, ये हालात की कोई कल्पना कर सकते हैं। संविधान स्वाभाविक चिंता करते भाई साहब, संविधान का क्या होगा, क्या हो रहा है? आज पत्रकार को नंगा करके बंद किया जा रहा है हवालात के भीतर। कहाँ है आजादी, कहाँ है पत्रकारों की आजादी? आज पत्रकारिता का मर्म चुका होता है। राजनीतिक कार्यकर्ता की आजादी कहाँ है? आज राजनीतिक दल हम लोग की कल्पना के या सुभाष भाई की कल्पना के, लोहिया के निजाम की कल्पना के ढंग दल पर लोहिया के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया हम लोग सिखाते थे कि वाणी की आजादी और कर्म पर नियंत्रण। और आजकल की राजनीति क्या है? आज की राजनीति है कर्म की आजादी, वाणी पर नियंत्रण। बोलना मत दो, बोली पर रोक लगाओ। आज लोग भाई के बारे चुप है, बोलते नहीं है। पढ़ा लिखा समाज चुप है, बोलता नहीं है, घर में घुटता है, बोलता नहीं है। सुभाष चंद्र की स्वीकृति आई, हम संकल्प करें कि जो जहां है, जिस रूप में है, बोलना शुरू करेगा। अगर सोनू अमेरिका में रहेगा तो वहां से मुझे पोस्ट लिखा था कि पानी की आजादी का मतलब क्या है। चंकी कानपुर में रहेगा तो वहां डाल के रोज 4 लाइन की पोस्ट डालेगा कि सुभाष शर्मा हमारे पिताजी क्या वो डाला। जो जहां है बोलो। आज बचाना है लोगों को, संविधान को, आजादी को फ्री, तो बोलना शुरू करना पड़ेगा। सुभाष शर्मा हम सब को फिर से एक बार हिम्मत के साथ खड़े हो, बोलना शुरू करें तो सुभाष शर्मा सदैव जिंदा रहेंगे, हमारे दिलों में भी रहेंगे। और जब तक संघर्ष बराबर का चलता रहेगा, समाजवाद का संघर्ष चलता रहेगा, तब तक सुभाष शर्मा जिंदा रहेंगे। आप